बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस हमारी सीरीज स्टार्ट है, उसका आज दूसरा लेक्चर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक बार रिवाइज कर लें। फर्स्ट लेक्चर के अंदर अगर आपको याद हो, आपने पढ़ा हो, तो हमने पढ़ा था उसके अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है, इसकी कार्टेशियन फॉर्म क्या होती है और उसकी पोलर फॉर्म क्या होती है। आज हम इनका रिलेशन करेंगे कि कार्टेशियन फॉर्म से पोलर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट होते हैं और पोलर फॉर्म से कार्टेशियन फॉर्म में कैसे कन्वर्ट होते हैं। उसको कन्वर्ट करने से पहले हमें कल, अगर आपको याद हो, हमने प्रिंसिपल आर्गुमेंट का भी पढ़ा था कि प्रिंसिपल आर्गुमेंट की जो वैल्यू होती है, जो रेंज होती है, वो -π से लेके +π तक होती है। अब कॉम्प्लेक्स नंबर चूंकि पेयर फॉर्म में होता है, क्वाड्रेंट्स के अंदर पाए जाते हैं, तो आर्गुमेंट जो होगा उस प्रिंसिपल आर्गुमेंट उस कॉम्प्लेक्स नंबर के लिहाज से वो क्वाड्रेंट के स्टेप से लिखा जाएगा। फॉर एग्जांपल प्रिंसिपल आर्गुमेंट हमने कल पढ़ा था -π से लेके +π तक होता है। Principal argument for different quadrants for the complex number z is as follows। अब अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है तो आर्गुमेंट ऑफ z जो होगा वो tan of inverse y over x होगा। आर्गुमेंट ऑफ z की हम रात यहाँ पे हम एंगल जो थीटा है वो ले रहे हैं। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर लाई कर रहा है, फॉर एग्जांपल फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉम्प्लेक्स नंबर कैसा होगा, x, y वाला होगा, यानी x भी पॉजिटिव और y भी पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास कैसा होगा, -x, y, x नेगेटिव होगा और y पॉजिटिव होगा। उसमें आर्गुमेंट जो आपका आएगा वो π माइनस tan of inverse y over x होगा। यानी सेकंड पॉइंट में एंगल मेजर करने का तरीका आपने फर्स्ट ईयर में भी सीखा हुआ है, अगर आपको याद हो। थर्ड क्वाड्रेंट में अगर आपका एंगल आ गया, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉम्प्लेक्स नंबर कैसा होगा, -x, -y पॉइंट होगा, यानी x माइनस नेगेटिव होगा और y वाला जो कोऑर्डिनेट्स है वो भी नेगेटिव में होगा। अब थर्ड में क्वाड्रेंट में कैसे मेजर करेंगे, -π प्लस tan of inverse y over x। क्यों? क्योंकि आपकी रेंज जो है मैक्सिमम पाई तक है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में जाने के लिए आप प्रिंसिपल आर्गुमेंट अगर आप यूज करें तो पाई प्लस नहीं कर सकते, वो थर्ड क्वाड्रेंट में आपके एंगल की रेंज नहीं है। आपकी रेंज -π से लेके +π तक है, तो लिहाजा यहाँ पे आप क्या करेंगे, -π में कुछ जमा करेंगे तो वापस थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा, प्लस tan of inverse y over x। और फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए आप आर्गुमेंट क्या लेंगे जी, माइनस, क्योंकि नेगेटिव आपको क्लॉकवाइज आना पड़ेगा। जब क्लॉकवाइज एंगल मेजर करते हैं तो फिर वो नेगेटिव में होता है, माइनस tan of inverse y over x आएगा। इन रिजल्ट्स को यूटिलाइज करते हुए हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, या जो हमने कल पढ़ा है उसकी एप्लीकेशंस भी आप कह सकते हैं इसको। एक्सरसाइज नंबर आपकी 1.1 है, बाय बुक मैथमेटिकल मेथड बाय एसएफ यूसुफ। क्वेश्चन नंबर 3 इसका स्टार्ट कर रहा हूं। पहले दो क्वेश्चन भी ऐसे ही हैं, इसके पहले 6 सवाल एक जैसे हैं, उनमें से मैंने सिर्फ एक करना है, बाकी आप खुद करेंगे। एक्सप्रेस द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स इन द पोलर फॉर्म। अब आपको ये कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिया है -1 -3 स्क्वायर रूट आएगा। अगर यहां पर देखें x वो -1 आ रहा है और y -√3 आ रहा है, यानी दोनों ही आपके पास नेगेटिव है, और x भी नेगेटिव हो और y भी नेगेटिव हो, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट बनेगा, ये हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट बनेगा। सबसे पहले आपने वो कॉम्प्लेक्स नंबर लिख लिया, आप पोलर फॉर्म के लिए आउट दिया r sin थीटा, उसके लिए आपको पहले r चाहिए, r का मतलब z का मॉड, उसकी आप मॉडुलस लेंगे तो वो आपके पास 2 निकलती है। अब कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो उसके लिए आर्गुमेंट क्या होगा, थर्ड क्वाड्रेंट के लिए हमने पढ़ा जी -π प्लस tan of inverse y over x, ये आ गया। यहाँ पे tan of inverse y की वैल्यू कितनी है जी, √3 है, और x की वैल्यू कितनी है, 1। अच्छा चीज याद रखनी है, जब आप क्वाड्रेंट्स के लिए एंगल मेजर करेंगे तो फिर आपने नेगेटिव इग्नोर कर देना है इसके अंदर, यानी हालांकि यहाँ पे x भी नेगेटिव है और y भी नेगेटिव है, बेशक एक नेगेटिव एक पॉजिटिव होता। अगर हम ये यूज कर रहे हैं, ये मेथड यूज कर रहे हैं, तो फिर आपने जब क्वाड्रेंट के अंदर एंगल है वो x और y दोनों पॉजिटिव लिख रहे हैं, वहां पे नेगेटिविटी कोई यूज नहीं करनी। तो यहाँ पे √3 over 1 tan पे √3 π/3 के ऊपर होती है, तो एंगल आपके पास आ गया -2π/3। हम अक्सर औकात पेपर में जब क्वेश्चन चेक करते हैं तो बच्चों ने ये गलती होती है उनकी, वो टका के एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में पाई प्लस लिखते हैं, ये बहुत गलत बात है, ये आपका क्वेश्चन वैसे ही गलत हो जाएगा शुरू से। तो आपने ये चीज नोट रखनी है कि आपने कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, कभी भी आपने एंगल को कन्वर्ट करना है, एंगल निकाला, तो उसके लिए आपको ये चीज याद रखनी पड़ेगी कि आर्गुमेंट, प्रिंसिपल आर्गुमेंट की वैल्यूज क्या होती है। तो अब पोलर फॉर्म होती है z r sin थीटा, इसका मतलब cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। यहाँ पे आपने वैल्यूज पुट कर दी, और ये आपके पास cos -2π/3 प्लस आयोटा -2π/3, ये आपके पास पोलर फॉर्म बन गई है कॉम्प्लेक्स नंबर। इसमें कोई
ऑब्जेक्शन हो या कोई आपको चीज समझ नहीं आ रही हो, वो आप कमेंट में इसके साथ बता सकते हैं, मुझसे राब्ता कर सकते हैं। फिर आगे इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9 है कि भाई कहता है कि भाई एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है पोलर फॉर्म में, इसको कार्टेशियन फॉर्म में बनाओ। r थीटा से आपने x y में लेके जाना है, तो आपने इसको पुट कर दिया। 6 को ओपन कर दें, cos थीटा प्लस sin थीटा, cos की वैल्यू यहाँ पे 7 पाई बाई 6, इसको आपने ओपन किया, हल किया, तो ये cos पाई प्लस पाई बाई 6 के बराबर होता है। अब cos पाई के प्लस पाई बाई 6 यहाँ पर आप अलाइंड एंगल यूज करेंगे, cos पाई प्लस पाई बाई 6, तो किसके बराबर होता है माइनस cos पाई बाई 6 के। सिमिलरली यहाँ पे भी आप अलाइंड एंगल यूज करेंगे, तो ये बराबर होगा माइनस sin पाई बाई 6 के ऊपर। तो यहाँ पे आप इसकी वैल्यू पुट करेंगे, -3/2 माइनस आयोटा स्क्वायर रूट 3/2। अच्छा, अगर किसी बच्चे को अलाइंड एंगल की समझ नहीं आती तो आप यहाँ पर इसका cos अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला भी लगा सकते हैं, यहाँ पे sin अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला भी लगा सकते हैं। अगर अलाइंड एंगल्स के ऊपर आपको लेक्चर रिक्वायर्ड हो तो मुझे कमेंट में बताइएगा, उसके लिए हम एक अलग से लेक्चर बना के आपको सेंड कर देंगे। तो इसको जब ओपन किया तो x की वैल्यू -3/2 आई और y की वैल्यू स्क्वायर रूट -3/2 है, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास कार्टेशियन फॉर्म में आ गया, पोलर फॉर्म के वजह से। चलिए ये क्वेश्चन भी खत्म हो गया। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 11, जिसका फर्स्ट पार्ट, 2 पार्ट है, एक मैंने कर दिया, दूसरा आप कर लेंगे। कहते हैं एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है, उसका मॉड निकालें, फाइंड z मॉड। अब कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड कैसा होता है, हमने पढ़ा है कि अगर x प्लस आयोटा y की फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर हो तो उसका मॉड निकाला जाता है। अब ये कितने हैं, ये तो काफी सारे x प्लस आयोटा y है, ये भी x प्लस आयोटा y, यहाँ पर 0 है, ये भी x प्लस आयोटा y है, ये भी x प्लस आयोटा y है और ये भी x प्लस आयोटा y है। तो मॉड की प्रॉपर्टी होती है कि जितने भी नंबर हैं, बेशक बटे में हैं या ज़रब हो रहे हैं या तकसीम हो रहे हैं, कुछ भी हो रहे हैं, उनका सबका मॉड अलग अलग होता है। जब हमने इसके ऊपर मॉड अप्लाई किया, मॉडुलस किया, तो इसका मॉड लैदा होगा, इसका लैदा होगा, इसका लैदा और इसका लैदा। अब इसकी प्रॉपर्टी लगा दी, इसके ऊपर भी मॉड रियल पार्ट का स्केल प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्केल लगा दिया, उनको सबको हल कर दिया, तो आपके पास 40 आंसर आ गए। एक तरीका तो ये है, ये अगर आप सिंपल इसको हल करना चाहते हैं। अब अगर एक बच्चा कहता है कि हमने तो पढ़ा है कि मॉड होता है x प्लस आयोटा y का बस, तो फिर आप उस सवाल को पहले x प्लस आयोटा y की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, यानी सिंगल कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर आप इनको पहले आपस में इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, इन दोनों को करवाएं, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। फिर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया जो x प्लस आयोटा y की फॉर्म में आ गया। अब इसका मॉड बाय डेफिनेशन आप देख सकते हैं, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, 1600 का स्क्वायर दैट इज 40। यानी दोनों सूरतों में जो आपको मेथड इजी लगता है आप उसको अडॉप्ट कर सकते हैं, दोनों के अंदर आंसर जो है वो 40 ही निकलता है, सेम आंसर आएगा, कोई डिफरेंट नहीं होगा। ये आपके पास एक सिंपल मॉड लेने का क्वेश्चन था, वो हमने सॉल्व कर दिया। क्वेश्चन नंबर 12, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। कहते हैं अगर आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर g हो जो कि a प्लस आयोटा b की फॉर्म में है। अच्छा, एक वो चीज बच्चों ने पढ़ा होता है कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आयोटा y, रट्टा लगाया होता है। जब क्वेश्चन आता है पेपर में तो बच्चे यहाँ पर उसने सवाल में बताया है कि a प्लस आयोटा b है, तो बच्चे वहां पर भी x प्लस आयोटा y लिख देते हैं। ये ब्लंडर होता है, एग्जामिनर चाहे उसके सारे नंबर काट सकता है, क्योंकि उसने सवाल में x प्लस आयोटा y पूछा ही नहीं है आपसे, उसने सवाल में वैल्यूज चेंज कर दी है, x की जगह पे a है और y की जगह पे b है, तो ये a प्लस आयोटा b आपने वैल्यू यहाँ पे यूटिलाइज करनी है। दो पार्ट है, कहते हैं जी रियल, पहला पार्ट कहता है जी कॉम्प्लेक्स नंबर रियल होगा इफ एंड ओनली z इज इक्वल टू z बार। इफ एंड ओनली क्या होता है, दो हिस्से होते हैं एक चीज के, ये देखें, ये कैप है एक मार्कर का और ये इसकी ये से हेड कैप है और ये टेल है। अगर ये टेल है तो ये हेड तक पहुंचती है, अगर ये हेड है तो ये पीछे टेल तक पहुंचता है, ये इफ एंड ओनली होता है। अगर एक साइड से आप शुरू करें तो दूसरी साइड पे जाना चाहिए, यानी यहां से शुरू किया आप, मैंने टेल से शुरू किया और मैं हेड की तरफ जा रहा हूं, मैं पहुंच गया, इसका मतलब ठीक हो गया। अब मैं हेड से शुरू करूंगा वापस मैं टेल पर ही आता हूं क्या? अगर ऐसा होता है तो वो कंडीशन होती है इफ एंड ओनली, यानी इसके वन साइडेड से और उल्ट को बोलते हैं कन्वर्स, उसका कन्वर्स उल्ट भी आ गया, सीधा वही पॉइंट है। अब पहला जी रियल होगा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर रियल होगा अगर z बराबर z बार, क्यों ये मुझे प्रूव करना है। पहले का सॉल्यूशन देखें, सपोज कर लें z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b इज अ रियल। अगर ये रियल है तो यहाँ पे फिर b कितना होगा, मैंने फर्ज कर दिया ना, पहले मैंने फर्ज कर दिया कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, रियल। अगर रियल है तो b कितना होना चाहिए, यहाँ पे 0। अब यहाँ पे क्या आ गया, ये आपके पास z इज इक्वल टू क्या आ गया जी, a प्लस 0 आयोटा, ये एक रियल नंबर है, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स पार्ट यहाँ पे 0 हो गया। अब इसका बार लें,
जी का बार लिया तो वो क्या आएगा a माइनस 0 आएगा। बार जो होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का आयोटा का साइन को चेंज कर देता है। ये बार की मैंने डेफिनेशन शायद मैंने नहीं पढ़ी थी, लेकिन अब मैं बता रहा हूँ जी का बार अगर ये इधर लिखता हूँ साइड पे यहाँ लिख देता हूँ। अगर आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा भी, इसका अगर आप बार लेना चाहते हैं तो ये होगा a माइनस आयोटा भी हो जाएगा, यानी आयोटा के साथ जो साइन होता है उसको चेंज कर देता है, ये याद रखें। तो आपने जी का बार लिया, इसने यहाँ पे चेंज किया माइनस 0 आएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस 0 आएगा हो या माइनस 0 आएगा। अब देखिए जी बराबर किसके आ रहा है a के, जी बार किसके बराबर आ रहा है वो भी a के बराबर आ रहा है, किसके बराबर हो गया जी बराबर जी बार के हो गया। ये आपका प्रूव हो गया। आपने फर्स्ट किया था कि z एक रियल नंबर है और जवाब किसके बराबर आना चाहिए था z इज इक्वल टू z बार के।